प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने की बच्चों से बात। यूक्रेन में फंसे 2,500 भारतीयों को स्वदेश लाएगी सरकार। फंसे लोगों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन। अलग अलग प्रदेशों के 250 से ज्यादा कलाकार हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। लगभग 32 किलोमीटर की इस परियोजना पर 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री मोदी ने गरवारे मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और वहां से आनंद नगर स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी करने से पहले मेट्रो का टिकट खुद खरीदा। इसके बाद वे अंदर गए। मेट्रो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत भी की। इससे पहले उन्होंने पुणे महानगर पालिका परिसर में 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेट्रो लोगों के सफर को और भी आसान बनाएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है। पहले शिलान्यास होते थे तो पता ही नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा। साथियों, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ये संदेश भी है कि समय पर योजनाओं को पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मुला मुथा नदी परियोजनाओं के कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन की भी आधारशिला रखी। 1,080 करोड़ रुपए की लागत से मुला मुथा नदी के 9 किलोमीटर खंड का कायाकल्प किया जाएगा। इस परियोजना को वन सिटी वन ऑपरेटर की अवधारणा पर लागू किया जाएगा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अन्य 13 उड़ानों से आज 2,500 भारतीय स्वदेश लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन के आसपास के देशों से 13,000 से अधिक भारतीय वापस लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 2,900 भारतीयों को लेकर 15 उड़ानें भारत पहुंची। उन्होंने कहा कि खार्किव से लगभग सभी भारतीय बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के सूमी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत विद्यार्थियों की वापसी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में स्थानीय संघर्ष विराम सर्वोत्तम विकल्प होगा। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों से भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए स्थानीय संघर्ष विराम लागू करने का आग्रह किया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बताया कि पीशो चीन से सभी भारतीय सुरक्षित निकल चुके हैं और दूतावास उनसे लगातार संपर्क में है। दूतावास ने एक ट्वीट में कहा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी भारत की प्राथमिकता है। इससे पहले संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के मुंबई पहुंचा। इसके तहत 182 लोग स्वदेश लौटे हैं। इनमें अधिकतर यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लाया गया है।
इधर यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद सभी भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने अब भी वहां रह रहे सभी भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध फॉर्म पर अपना ब्यौरा तुरंत भरकर भेजें। उधर हंगरी में भारतीय दूतावास ने बताया है कि उसने आज से ऑपरेशन गंगा का अंतिम चरण शुरू किया है। उसने दूतावास के अलावा कहीं और रुके हुए विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि सवेरे 10 बजे से रात 12 बजे तक बुडापेस्ट में रकोग्जी केंद्र पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 7 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 मार्च को साल 2022-23 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बताया कि सत्र से विधानसभा में सवाल जवाब ऑनलाइन प्रणाली से होगा। इसके कारण अब हर साल 58 पेड़ बचेंगे। वहीं पर्यावरण में करीब 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2021-22 का तीसरा अनुपूरक बजट रखेंगे। इस अनुपूरक बजट पर चर्चा और पारण 8 मार्च को होगा। 8 मार्च को ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्तावित है। इस बार विधायकों ने 1682 सवाल लगाए हैं। इनमें से 854 को तारांकित श्रेणी में रखा गया है। 828 सवाल अतारांकित श्रेणी में रखे गए हैं। अब तक ध्यानाकर्षण की 114 सूचनाएं मिल चुकी हैं। 10 प्रस्ताव काम रोककर तुरंत चर्चा की मांग की गई है। वहीं अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की मांग वाली 4 सूचनाएं भी विधानसभा सचिवालय पहुंची हैं। विधायकों ने 7 अशासकीय संकल्प की सूचना भी भेजी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने, न्यायालयों में आईटी के और अधिक प्रभावी उपयोग, ई कोर्ट और ई चालान प्रणाली की प्रगति, कोर्ट में डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सहित उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ के न्यायालयों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने तथा नागरिकों को त्वरित रूप से ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बैठक में विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय जायसवाल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री अधिकारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित उच्च न्यायालय और राज्य शासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सड़क किनारे व्यापार करने वाले लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इसके अंतर्गत महासमुंद जिले में अगस्त 2020 से अब तक 235 फुटपाथ विक्रेताओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 23,50,000 का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के माध्यम से जूता, चप्पल, बैग, मिट्टी के बर्तन, मास्क, चाय, फल आदि विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बेमचा निवासी नंद कुमार का व्यवसाय कोरोना में ठप हो गया था। दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोन लिया, जिसके बाद वे रोजाना 1500 से 2000 रुपए कमा रहे हैं। इसी प्रकार महासमुंद के रविंद्र बेहरा भी इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन में हमारी स्थिति बहुत डाउन हो गया था सर, और जैसे कि हमको लोन लिए ना तो हम अपने जूता चप्पल के व्यवसाय में खूब कमाई किए
और अभी हमारा आर्थिक स्थिति ठीक चल रही है। कोरोना काल में बहुत स्थिति खराब था हम लोग का, उत्पाद वाला का। जैसा प्रधानमंत्री का एक तो योजना आया है, नगर पालिका से हम लोग को लोन लिया है और लोन को भी पटा दिया, पटाते जा रहे हैं। अच्छा योजना है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सरकार द्वारा संचालित जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसमें जो स्ट्रीट वेंडर जो अपने व्यवसाय को संचालित करते हैं उनको आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। 10,000 रुपये की आर्थिक मदद के आधार पर अपने व्यवसाय को और संवर्धन प्रदान करें और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। अभी चूँकि अपन जानते हैं कि इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये का उनको ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें हितग्राहियों में से 584 प्रकरण इसमें प्रस्तुत किए गए थे बैंकों में। इसमें से 274 प्रकरण जो है स्वीकृत किए जा चुके हैं और इसमें से डिसबर्स्ड 235 प्रकरण किए गए हैं, जिसमें से फल, सब्जी, चाट, गुपचुप ठेला और इसी प्रकार के अन्य जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको लाभान्वित किया गया है। गौरतलब है कि यह योजना वर्ष 2022 तक संचालित है और इसके तहत हितग्राहियों को 7% ब्याज सब्सिडी का भी लाभ मिलता है। साथ ही लोन की रकम सही समय पर जमा करने पर 20,000 रुपये का लोन आसानी से मिल जाता है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार से शुरू हुए इस आयोजन के पहले दिन 8 राज्यों के कलाकारों ने अपने अपने राज्यों के खूबसूरत नृत्य पेश किए। कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ सहित मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक के लगभग 250 से ज्यादा कलाकार 4 दिनों तक अपने राज्यों की कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की उप संचालक गौरी मराठे ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर भारत के राज्यों की कला संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। कि नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का जो अलग पहरावा है, अलग डांस फॉर्म है, अलग कुजीन है, ये सब का यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर के लोगों को वो इसका आनंद ले सके और उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में, खान पान के बारे में, रहने के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। इससे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। इसी बड़े उद्देश्य के साथ आज यहाँ पर ये फेस्टिवल का आयोजन किया है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि इस तरह के आयोजन से हमें एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम एक राज्य की संस्कृति का दूसरे राज्य की संस्कृति के साथ आदान प्रदान करने का बेहतर माध्यम है। भारतवर्ष के संस्कृति विभाग द्वारा उपनिदेशक आई हैं राठे जी और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति से वाकिफ़ होने का अवसर मिलता है और ये आयोजन अलग अलग सेंटर में ऐसे चलते रहता है, जिसमें अलग अलग प्रांतों के वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके भोजन सबको जानने परखने का अवसर मिलता है। ये बहुत अच्छा अवसर है जो पूरे भारतवर्ष को एकता और अखंडता का नारा देते हैं, उसको साबित करता है। आपस में भाईचारा और सद्भाव का वातावरण बनाने की दिशा में मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। शनिवार को दी गई प्रस्तुति में सभी राज्यों के कलाकार रंग बिरंगे पोशाकों में एक साथ मंच पर आए और नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न राज्यों के क्राफ्ट तथा भोजन के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पर आने वाले दर्शक उन राज्यों के खान पान से भी परिचित हो सकेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल द्वारा तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम आज से शुरू हो गया है। नॉन इंटरलॉकिंग का काम राजनांदगांव और कलमना के बीच तुमसर रोड रेलवे स्टेशन में किया जा रहा है। इसके चलते 7 से 13 मार्च तक इस रूट में चलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि नॉन इंटरलॉकिंग का काम 6 से 9 मार्च तक चलेगा। काम होने के बाद सभी गाड़ियां समय पर चलेंगी। रेल प्रशासन ने विकास कार्यों में आम जनता से सहयोग की अपेक्षा के साथ यात्रा बाधित होने के लिए खेद जताया है। जिन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है उनमें दुर्ग से चलने वाली दुर्ग गोंदिया मेमो स्पेशल ट्रेन,
गोंदिया से चलने वाली गोंदिया इतवारी मेमो स्पेशल, इतवारी से चलने वाली इतवारी गोंदिया मेमो स्पेशल, गोंदिया से चलने वाली गोंदिया दुर्ग मेमो स्पेशल, तुमसर रोड से चलने वाली तुमसर रोड तिरोड़ी डेमो स्पेशल, तिरोड़ी से चलने वाली तिरोड़ी तुमसर रोड डेमो स्पेशल, बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस, इतवारी से चलने वाली इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन और गेवरा रोड से चलने वाली गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।